स्वाध्याय टीवी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। हेलो फ्रेंड्स, विदेशी निवेश, विदेशी कैपिटल और साधनों की गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस समय के हम दौर में आज जो करने जा रहे हैं वो है विदेशी सीधा निवेश और विदेशी संस्था की निवेश। बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब से 1991 से भारत में उदारीकरण की नीति शुरू हुई, उसके साथ साथ पूरे विश्व में उत्पादन के साधनों की गतिशीलता बढ़ चुकी थी। उस समय ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनकटाड ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि 2009 में भारत विदेशी निवेश में थर्ड रैंक मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट रहा है और जो हमेशा टॉप 5 में बिजनेस अट्रैक्शन के लिए रहेगा। एक नज़र हम लोग करते हैं भारत की विदेशी निवेश के ऊपर। भारत का विदेशी निवेश जो रहा है वर्ष 2012 और 13 में जो कंपनीज का नंबर था 917 और 1991 में उसका 275, यानी कि आप देख सकते हैं कि जब से उदारीकरण की शुरुआत हुई उससे लेकर के आज तक काफ़ी बढ़ावा हुआ है। निवेश इन डॉलर्स देखिए या नंबर ऑफ कंपनीज देखिए। तो क्यों विदेशी निवेश भारत में या किसी भी अर्थतंत्र में ज़रूरी है? इससे पहले की श्रेणी में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी देश के पास पूरे और सही प्रकार और प्रमाण में उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया कंटिन्यू रखने के लिए, उत्पादन की प्रक्रिया चालू रखने के लिए उत्पादन के साधनों का होना ज़रूरी है। अगर कोई देश में उत्पादन के किसी साधन की कमी है तो दूसरे देश के साथ वो ले सकता है। पूंजी उत्पादन का सबसे गतिशील साधन है। इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा है कि ज़मीन हो या श्रमिक हो, उत्पादन के कम गतिशील साधन हैं, लेकिन पूंजी उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन है। और भी एक बात हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन पूंजी में वह विशेषता है कि वह किसी भी स्वरूप में हम ढाल सकते हैं, क्योंकि उसका पैसों के रूप में रूपांतर किया जा सकता है। मशीनरी परचेज कर सकते हैं या गोल्ड हो या ज़मीन हो, वो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो उत्पादन का पूंजी साधन सबसे गतिशील है। आज इस व्याख्यान में हम जो जो मुद्दे समाविष्ट करेंगे उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। जैसे हम इसमें पहली बार देखेंगे कि विदेशी संस्था के निवेश और विदेशी सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या है और भारत में एफडीआई के असर करने वाले परिबल कौन से हैं, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग एफडीआई इन इंडिया। सबसे पहले हम लोगों को इसका मीनिंग देखना होगा। तो भारत या अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग थोड़े से परिवर्तनों के साथ साथ इसकी परिभाषाएं दी गई है। पहले तो हम लोगों को ये जानना है कि किसी भी देश को अगर कैपिटल चाहिए तो कौन से तरीके हैं, कौन से रास्ते हैं जिससे वह फॉरेन कैपिटल ले सकते हैं। द वेज ऑफ गेटिंग फॉरेन कैपिटल, जिसमें पहला बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर एक आप वर्ड ध्यान में रखिए कि बोरोइंग है, यानी कि उधार लेना। लेकिन जब किसी देश या किसी देश की सरकार से उधार लिया जाता है तो वो ऑब्लिगेशंस या बर्डन होता है, क्योंकि ब्याज उसको लौटाना होता है। तो इस वजह से
बोरो करना या उधार लेना, उससे हम लोग प्रेफर करते हैं कि विदेशी पूंजी भारत में निवेश हो, क्योंकि निवेश करने के साथ साथ बहुत सी बातें, विदेशी टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन कैपिटल के साथ हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी आएगी, उसका मैनेजरियल स्किल भी आएगा। इन सब के साथ साथ भारत में या किसी भी देश में जहाँ पर पूंजी की कमी होती है, वो कमी को पूरा करके विदेशी निवेश आगे बढ़ाया जा सकता है। तो विदेशी निवेश हो या किसी और देश की संस्था के साथ या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार लिया जाता है, इन दोनों में बहुत भिन्नता है। विदेशी सीधा निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश, भारत की स्थिति में अगर हम कहें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफर्स to investments made by residents of a country in financial assets and production process of another country in India by registering them with SEBI, Securities and Exchange Board of India, SEBI। भारत में या किसी भी देश में अगर एक देश का सिटीजन, एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो वहाँ पर वह फॉरेन निवेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। भारत में निवेश करने के लिए या उसके फॉरेन एसेट में निवेश करने के लिए या उसका मैनेजमेंट करने के लिए सेबी के साथ परमिशन या रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इस प्रकार विदेशी संस्थाओं के द्वारा किया जाता हुआ निवेश या कोई व्यक्ति या संस्था इंडिपेंडेंटली निवेश कर सकती है। इसका एक जनरल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो विदेशी सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह निवेश है जो कोई व्यक्ति या कोई प्राइवेट फर्म किसी दूसरे देश में प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रख सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इन सभी ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि अगर 10% जितना अगर उसका हिस्सा है, अगर 10% जितना शेयर है, तो वह विदेशी कंपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है वो मैनेजमेंट में अपना इतना हिस्सा रख सकती है या फिर प्रोडक्शन भी कर सकती है। वो 10% या मोर देन 10% जितना भी हो सकता है कि 100% निवेश भी विदेशी संस्था का हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी दूसरे देश के स्टॉक मार्केट में, जिसमें म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं, जिसमें बॉन्ड्स आ सकते हैं, डिबेंचर्स आ सकते हैं, तो उसके स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंटली भी या संस्थाओं के द्वारा भी निवेश कर सके। FDI और FII, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें आगे चलकर देखना है। क्लासिफिकेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारत ने विदेशी संस्थाओं से आने वाले कैपिटल को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के द्वारा जो इनकम कमाकर भारत में भेजी जाती है वो NRI, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि वो मूलतः भारत के हैं लेकिन भारत में रहने वाले नहीं हैं, और वो जो भारत में खर्च करते हैं, भारत में निवेश करते हैं, उन सब का समावेश इसमें आता है। लेकिन हमारे इस अभ्यासक्रम का जो स्कोप है वो FDI और FII तक सीमित है, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तक का हमारा आज का व्याख्यान रहेगा। विस्तार से अगर देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस बाय एन इन्वेस्टर फ्रॉम अनदर कंट्री for which the foreign investor has control over the company purchased. The Organization of Economic Cooperation and Development defines control as owning 10% or more of the business, यानी कि 10% या उससे अधिक मैनेजमेंट और कंपनी के हर एक डिसीजन के ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जिसका कंट्रोल रहता है वह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उसके उपरांत FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो है
means an institution established or incorporated outside India which proposes to make investment in securities in India. They are registered as FIIs in accordance with section 2F of the SEBI FII regulations 1995. यानी कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी बनता है। सेबी की जो व्याख्या दी गई है FII की, तो उसके आगे ही हम देख रहे हैं कि एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड or incorporated outside India which proposes to make investment in India in securities provided that a domestic asset management company or domestic portfolio manager who manages funds raised or collected or bought from outside India for investment in India on behalf of a sub account shall be deemed to be a foreign institutional investor. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है, यानी कि 10% या कुछ भी, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 10% का होना ज़रूरी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उससे कम हो सकता है, क्योंकि इसमें संस्था की इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आगे हम जो मुद्दा देख रहे हैं कि FII में कौन सी बातों का समावेश होता है। FII इंक्लूड्स ओवरसीज पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, यूनिवर्सिटी फंड्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटीज़ एंड द लाइक। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हम लोग यहाँ पर जो लिस्ट आउट कर रहे हैं वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में उसका निवेश हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी ओर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक विस्तार में, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मीनिंग अब FDI का देखें, डेफिनेशन बाय IMF एंड OECD। Direct investment relates to the aim of obtaining a lasting interest by a resident entity of one economy in an enterprise that is resident in another economy, the direct investment enterprise. The lasting interest implies the existence of long-term relationship between the direct investor and the direct investment enterprise and a significant degree of influence on the management of the latter. अब FDI और FII में हम एक और मुद्दा जोड़ सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि FDI है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। FII जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मान लीजिए कि किसी भारत के बाहर की व्यक्ति या भारत के बाहर की संस्था ने भारतीय स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह शेयर्स के जो प्राइस हैं वो उस हिसाब से अपना निवेश रखेंगे। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो सेल कर देंगे, नहीं मिल रहा है तो भी सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो FII का होता है। दूसरा मुद्दा ये होता है कि FDI का उस एंटरप्राइज में जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ मैनेजमेंट और उसके कैपिटल वगैरह के ऊपर उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यानी कि सीधा प्रभाव होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो जो डिसीजंस किए जाते हैं वो FDI में फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन FII जहां पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड डिसीजंस में कोई हाथ नहीं होता है। तो इस प्रकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन दोनों बातों को देखकर इन दोनों में भिन्नता हम देख सकते हैं। आगे है डिफरेंस जो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं FDI और FII में, कि FDI इज ए पेरेंट कंपनी मेक्स एन फॉरेन कंपनी, FII made by an investor in the market of a foreign nation. FDI targets a specific enterprise, FII increases capital availability in general. FDI long term investment, FII is uncertain and highly volatile. उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो कि भारत में ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो यहाँ किसी स्पेसिफिक सेक्टर को ध्यान में रखकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आ सकता है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वह है कि जिसमें किसी एक ही क्षेत्र या एक ही वस्तु के प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो अलग अलग कंपनीज के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन उससे कैपिटल की इन जनरल अवेलेबिलिटी हम कह सकते हैं उसका प्रमाण भी कम होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है और काफ़ी अनिश्चित होता है। इन सभी कारणों की वजह से अधिकतर विकासशील देश एफडीआई प्रिफर करते हैं, क्योंकि एफआईआई के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना किसी देश के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो एफडीआई जो है इतना निश्चित लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इससे टेक्नोलॉजी मिलती है। एफआईआई से न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या नहीं भी हो, एफआईआई से न्यू कैपिटल, लेटेस्ट कैपिटल और या न्यू टेक्नोलॉजी मिले भी या नहीं भी मिले, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए एफडीआई इज़ मोस्ट प्रिफर्ड। जो हम आगे देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, किसी भी देश में महत्व क्या होता है, क्यों कोई भी देश सिर्फ अपनी पूंजी से निवेश नहीं करता या किसी दूसरे देश की पूंजी से भी निवेश के लिए पूंजी मिले ये पसंद करता है। तो एफआईआई या एफडीआई जो किसी देश में स्थानिक रूप से पूंजी की कमी है वह पूरी करता है, फिल द गैप ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आधुनिक टेक्नोलॉजी लेकर आता है, ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विसेज, जिससे रोजगार का सर्जन होता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन एसेट वीकन्स एक्सचेंज रेट, thus प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू एक्सपोर्ट। विदेशी पूंजी से मान लो कि भारत में जैसा कि हमने अभी आगे देखा कि भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इससे भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुपी की डिमांड बढ़ेगी, जो हमारी करेंसी है रुपया, उसकी डिमांड बढ़ेगी। रिजर्व बैंक नए रुपीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, नए रुपीज़ या नई करेंसी नोट्स छापेंगे और अर्थतंत्र में नई रुपी आएगी। भारत में अर्थतंत्र में रुपयों का प्रमाण, भारतीय करेंसी का प्रमाण बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रुपए की वैल्यू कम होने से भारत की वस्तु विदेशों में सस्ती बिकेगी। विदेशों में भारत की वस्तु सस्ती बिकने की वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वही वस्तु एक देश में जहां पर उसके देश की करेंसी का वैल्यू कम नहीं हुआ है, वह देश की वस्तु महंगी होगी, लेकिन भारत के रुपए का मूल्य कम हुआ है। अब देखिए कि मान लो भारत में रुपए का प्रमाण बढ़ गया है, उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 मान लो कि 40 रुपये था, अब $1 का मतलब होता है मान लो कि 70 रुपीज़। इसका मतलब है कि $1 के बदले में पहले 40 रुपये मिलते थे, अब $1 के बदले में 70 रुपीज़ मिलने लगे हैं। इसका मतलब है रुपए की वैल्यू कम हो गई। रुपए की वैल्यू कम होने का मतलब होता है कि मान लो कि भारत में जो भी इंसान बाहर से आएगा $1 चुकाएगा, तो पहले हम उसको 40 रुपये की वस्तु देते थे, अब $1 के बदले में हम उसको 70 रुपीज़ की वस्तु देंगे। इसका मतलब है कि हम उसको पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तु देंगे। पहले 40 रुपये की वस्तु देते थे, अब 70 रुपीज़ की वस्तु देते हैं, पहले से ज़्यादा वस्तु देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से विदेशियों को भारत की वस्तुएं परचेस करने का सही रहेगा, फ़ायदे में रहेंगे। इस प्रकार से अगर विदेशी निवेश होता है तो रुपए की डिमांड बढ़ती है। रुपए की डिमांड बढ़ने से नए रुपीस भारत की बैंक छापेगी। नए रुपीस के आने की वजह से भारत में रुपए की वैल्यू कम होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रुपए की वैल्यू कम होने की वजह से भारत का निर्यात बढ़ेगा। उसी तरह से हम लोगों के लिए यानी कि भारत के लोगों को
विदेशों से आयात करना महंगा रहेगा। जो वस्तु $1 में परचेस करने के लिए हमें सिर्फ 40 रुपये देने पड़ते थे, अभी वही वस्तु हमें विदेश से परचेस करनी है तो उसके लिए हमें अब 70 रुपीस देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हमें आयात करना महंगा हो गया। विदेशियों को हमारी वस्तु ज़्यादा मिलेगी लेकिन हमें उसके बदले में ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी सीधा निवेश आने की वजह से भारतीय निर्यात बढ़ सकता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। आगे का पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड साइकिल से कैसे जुड़ा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड साइकिल यानी कि व्यापार चक्रों से अलग अलग प्रकार से हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। हम यहाँ पर 2 उदाहरण दे सकते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस का मध्यस्थ बैंक, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे यूएस का यूएस फेडरल रिजर्व कहा जाता है। उन्होंने विदेशी निवेश को रोका है। क्यों? तो यूएस फेडरल रिजर्व रिस्ट्रिक्टेड इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अगर विदेशी निवेश की वजह से किसी देश की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, उदाहरण हम लेते हैं भारत के रुपए का। भारत में ज़्यादा रुपए आते हैं तो कीमतें बढ़ती है। कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, मुद्रा प्रसार होता है। इस मुद्रा प्रसार से वही वस्तु की अब हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी तो प्राइजेस बढ़ती रहेगी। इसको रोकने के लिए, कीमतों को स्थिर करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए यूएस ने विदेशी निवेश या विदेशी कैपिटल को आते हुए रोका है। इसी के साथ उदाहरण है बैंक ऑफ जापान का। बैंक ऑफ जापान अडॉप्टेड इजी मनी पॉलिसी टू फाइट अगेंस्ट डिफ्लेशनरी कंडीशन। भारत की तरह जैसे कि जापान है तो जापान में मंदी की स्थिति थी। अब इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अगर निर्यात बढ़ता है तो जापान मंदी की सिचुएशन से बाहर आ सकता है। लेकिन निर्यात बढ़े कैसे? तो निर्यात बढ़ाने के लिए उन्होंने विदेशी पूंजी को इनवाइट किया, इजी मनी पॉलिसी रखी। विदेशी कैपिटल इनफ्लो को इजी मनी के ज़रिए उन्होंने आने दिया। तो विदेशी पूंजी जब आती है तो जापानीज येन की डिमांड बढ़ी। जापानीज येन की डिमांड बढ़ने से येन ज़्यादा प्रिंट किए गए, छापे गए, इंट्रोड्यूस किए गए और जापान डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर आ सकता है। तो इस तरह से ट्रेड साइकिल के उपाय के रूप में विदेशी निवेश को उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रही है तो विदेशी निवेश को रोका जा सकता है। अगर अर्थतंत्र में मंदी की सिचुएशन है, डिफ्लेशनरी प्रेशर है, तो उससे बाहर आने के लिए विदेशी पूंजी को इनवाइट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विदेशी पूंजी से अलग अलग फ़ायदे होते हैं, जिसमें आमतौर पर जो हम काउंट करें, इसमें कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, विदेशी मैनेजरियल स्किल का लाभ मिलता है। इन सभी के साथ साथ ऐसे व्यापार चक्रों का भी नियंत्रण किया जा सकता है। आगे जो मुद्दा है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। भारत में विदेशी पूंजी क्यों आकर्षित होती है? अनकटाड यूनाइटेड नेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जो कहा है कि भारत टॉप 5 अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन में हमेशा रहेगा। क्यों भारत में अधिकतर विदेशी कंपनियां निवेश करने क्या चाहती है? तो भारत या किसी भी देश में जो स्ट्रक्चर है उसको हम फैक्टर्स को कुछ विभागों में इस तरह विभाजित कर सकते हैं, जिसको आर्थिक, बिनार्थिक, राजकीय, इन सभी विभागों में कहा जाता है। पहले कुछ आर्थिक परिबल ऐसे ले सकते हैं जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर होता है। टैक्स स्ट्रक्चर, अगर टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, विदेशी इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स कम देना पड़ेगा, तो विदेशी पूंजियां आसानी से भारत में आएगी। उसके उपरांत टैक्स स्ट्रक्चर के बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राजकीय स्थिरता भी इजी मनी या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है।
नेचुरल एनवायरनमेंट पॉलिसी भारत या किसी भी देश की पर्यावरणीय संसाधनों के प्रति कैसी नीति है। अगर ओवर प्रोटेक्टेड नेचुरल रिसोर्सेस हैं तो एफडीआई कम आकर्षित होगी। उसके साथ साथ मॉनेटरी एंड ट्रेड पॉलिसी, यहाँ पर ब्याज के दर कैसे हैं, ट्रेड पॉलिसी कैसी है, मुक्त बाज़ार है, मुक्त व्यापार है, इन सब की वजह से भारत में एफडीआई बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कुछ भी हम मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से विदेशी पूंजी भारत में आकर्षित होती है। आगे भी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हम लोग इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे अधिक महत्व का परिबल वह होता है कि क्या यहाँ पर निवेश करने से उसको प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी निवेश करने वाली कंपनी को अपना निवेश चाहे ज़्यादा टैक्स देना पड़े, उत्पादन का खर्च ज़्यादा आए, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली उससे अगर कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला होता है तो वह इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हम कह सकते हैं, पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता, कि जिससे रेट ऑफ रिटर्न कितना है। मान लो कि बहुत टैक्स कम पे करना पड़ता है, टैक्स स्ट्रक्चर आसान है, टैक्स रेट भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या विदेशी कंपनियाँ निवेश करने के लिए आएगी, उसका सारा आधार है यहाँ के उसके ऊपर उनको कितना रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा। उसके आगे के पॉइंट्स अगर हम ध्यान में लेते हैं तो दूसरे जो पॉइंट्स हैं जिसमें भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, मार्केट साइज, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी लाइक इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लेबर सप्लाई, वेज रेट। भारत में अधिकतर कंपनियां आती है क्योंकि भारत में पॉपुलेशन अधिक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भारत में कोई भी वस्तु बेचना आसान होता है, डिमांड ज़्यादा होती है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यहाँ पर वह है कि यहाँ पर यंग जनरेशन का प्रमाण ज़्यादा है, जो हर कहीं भी नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जल्दी से अपना लेते हैं। उसके साथ साथ जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं और भी, जैसे कि यहाँ पर लेबर सप्लाई अधिक है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कम वेतन दरों में लेबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का उदाहरण हम लोगों ने लिया है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जो भारत में विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिवनेस यानी स्पर्धात्मक अपनी खूबियाँ अपने साथ रखती है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसकी वजह से भारत में विदेशी कंपनियां निवेश करना चाहेगी। आगे रिसोर्स लोकेशन, लिक्विडिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, लेवल ऑफ एक्सटर्नल इंडेप्टनेस, एक्सपोर्टेबिलिटी जिसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, इन सभी पॉइंट्स की वजह से यहाँ पर दो हम पॉइंट्स ज़्यादा ध्यान में लेंगे कि लेवल ऑफ एक्सटर्नल इंडेप्टनेस एंड एक्सपोर्टेबिलिटी। किसी भी देश के ऊपर अगर विदेशी ऋण का प्रमाण ज़्यादा है तो वहाँ पर निवेश करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स पसंद नहीं करेंगे। मान लो कि किसी देश के ऊपर विदेशी संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कर्ज लिया हुआ ज़्यादा है, विदेशी ऋण लिया हुआ ज़्यादा है, तो वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आएगा। दूसरा मुद्दा जो हम महत्व का कहेंगे वो है एक्सपोर्टेबिलिटी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से जिस वस्तु का प्रोडक्शन होगा क्या वो एक्सपोर्ट हो सकती है। एक्सपोर्टेबिलिटी को देखकर विदेशी संस्थाएं यहाँ पर निवेश करेगी। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत में ज़्यादातर विदेशी पूंजी निवेश होती है। भारत में बड़ा सा बाज़ार है, भारत में सस्ता लेबर है, भारत में स्थिर सरकार है, एनवायरमेंटल पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर कहें, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहेगी। लेकिन भारत का खुद का इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके ऊपर एक कहें कि एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एफडीआई इन इंडिया इज़ प्राइमरीली डोमेस्टिक मार्केट सीकिंग
rather than export promoting. भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियां निवेश करती है अधिकतर एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं करती है, लेकिन भारत में किया हुआ उत्पादन भारत में ही बाजार मिलने की वजह से आता है। भारत में जिस वस्तु का प्रोडक्शन होता है भारत में ही ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से बिक जाती है। एक और भी मुद्दा हमें यहाँ पर जोड़ना चाहिए कि भारत में पॉपुलेशन और बड़ा मार्केट होने के साथ साथ एक खास यहाँ पर बात ये आती है कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत के लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसलिए उन लोगों की एक्सपेंस करने की या खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। भारतीय लोगों की इनकम बढ़ रही है तभी वो लोग विदेशी कंपनियों की बनाई गई प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे और विदेशी कंपनियों का फ़ायदा होगा। सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए प्रोडक्शन करो, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके साथ यंग जनरेशन ज़्यादा है, इसके साथ साथ भारत के लोगों की इनकम बढ़ रही है। भारत के लोग बहुत सारी चीज़ें परचेस कर रहे हैं जिसमें ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आती है, यूज़ एंड थ्रो वाली प्रोडक्ट्स आती है, फूड प्रोडक्ट्स आती है, जिसमें भारत के लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। इस वजह से भारत में लोगों के विदेशी कंपनियां ज़्यादा निवेश कर रही है। दूसरा पॉइंट जो भारतीय अनुभव का रहा है वो है FII हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इज़ क्लोजली रिलेटेड एंड अफेक्ट इंडियन कैपिटल मार्केट। कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा हम महत्व या आधारित रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जो भी मूवमेंट होगा वो भारतीय अर्थतंत्र को प्रभावित करेगा। मान लो कि किसी देश में दूसरे देशों में डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट, वहाँ से कैपिटल उठाकर लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे देश में अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो भारत से कैपिटल उठाकर दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आर्थिक मूवमेंट हो रही है उसका असर भारत के ऊपर होता है। इसलिए होना ये चाहिए कि FII या विदेशी इंस्टीट्यूशनल संस्था के इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पूंजी आती है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म होती है इसलिए ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि इनसफिशिएंट कैपिटल इनफ्लो डज नॉट सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास के लिए सिर्फ हम लोग कितनी कंपनीज है, नंबर ऑफ कंपनीज के ऊपर अगर हम देखें तो 2012-13 में इतनी हुई, 2009 में इतनी थी, ऐसे नंबर ऑफ कंपनीज से ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कैपिटल इनफ्लो कितना है। कंपनीज़ के नंबर ज़्यादा होंगे लेकिन कंपनीज़ के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सफिशिएंट नहीं होगा तो इससे विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके ऊपर हम फिर से एक बार करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वह है जो किसी दूसरे देश के नागरिक ने किसी दूसरे देश में के अर्थतंत्र में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या ऐसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया है विच इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी स्पेसिफिक एंटरप्राइज से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और जिसमें मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट है, जिसका मैनेजमेंट और कैपिटल के ऊपर इन्फ्लुएंस, प्रभाव ज़्यादा है। कोई भी देश अनिश्चितता के बदले स्थिर निवेश को ज़्यादा पसंद करेगा, इसलिए FDI को पसंद किया जाता है। भारत हमेशा ही टॉप 5 में विदेशी निवेशकारों के लिए टॉप 5 अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन में रहा है। इस तरह से भारत में क्यों ऐसे विदेशी पूंजी आती रही है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो विदेशियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें स्थिर सरकार, भारत की बढ़ती हुई डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, भारत के लोगों की बढ़ती हुई इनकम, भारत का बड़ा बाज़ार, भारत की यंग जनरेशन, भारत के लेबर सप्लाई जो सस्ता लेबर, कम वेतन में मिलने वाला स्किल्ड लेबर, एनवायरमेंटल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज़, ये सभी ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जो विदेशियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही है। लेकिन
ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पूंजी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होगा वो विदेशी पूंजी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव करेगा। इसलिए विदेशी पूंजी टू फिल द गैप होना चाहिए, ये मेन इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी नहीं बननी चाहिए। अधिकतर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक कैपिटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। तो ये रहा भारत का अनुभव। विदेशी सीधा निवेश और विदेशी संस्थाकीय निवेश, जिसको हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कैपिटल का होना ज़रूरी है, विच इज़ मोस्ट मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गतिशील साधन होने के साथ साथ उत्पादन का किसी भी रूप में किसी भी देश में अपनाया जाने वाला कैपिटल का उत्पादन का साधन है, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा हम करेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। थैंक यू। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय टीवी